एवरीवन। आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नेशनल इनकम। आज हम पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में डिफरेंस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जब वैल्यू इज टू बी एडिड, जिनमें वैल्यू ऐड होना भी बाकी है। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि जिनकी वैल्यू ऐड होना बाकी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वुड है, लकड़ी है, इससे अभी कुछ बनना बाकी है ना। और ये जो चेयर है, इसमें कुछ बनना बाकी नहीं है, इसमें कोई चेंज कोई बाकी है नहीं, इसमें और पैसा नहीं लगना है, ये अपने आप में क्या है? फाइनल है। ये प्रोडक्शन की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन ये प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है। लेकिन पर्पज क्या होता है? पर्पज है परचेज्ड बाय फर्म फॉर रीसेल। तो ऐसे गुड्स जो कि रीसेल के लिए परचेज किए जाते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए सेकंड यहाँ पर पर्पज क्या है फाइनल गुड्स का? रेडी टू यूज फॉर एंड यूज, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि एंड यूज के यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, बन चुके हैं, वो है आपके फाइनल गुड्स। थर्ड, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो यहाँ पर एक्सक्लूड फ्रॉम दी नेशनल इनकम, यानी कि आपके जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नेशनल इनकम की काउंटिंग में काउंट नहीं किए जाते। क्यों? अगर वो काउंट होंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो आपके फाइनल गुड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके नेशनल इनकम में। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा फाइनल गुड्स है, तो आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। स्टेटस प्लस पर्पस है ना। पहला, उनमें कुछ वैल्यू एड होना बाकी है तो वो इंटरमीडिएट है, वैल्यू एड होना बाकी नहीं है तो वो फाइनल गुड्स है। पर्पस, अगर वो रीसेल के पर्पज से हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अगर वो रेडी टू यूज है अपने एंड यूजर के लिए तो वो आपके फाइनल गुड्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, इन्हें पढ़ लेना आप लोग। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो। आपने टॉपिक देखा होगा आपकी बुक में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एक कंट्री में दो सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है फर्म सेक्टर, यानी कि ये है प्रोडक्शन सेक्टर और ये कंजम्पशन। अब देखिए, हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, यानी कि गुड्स को खरीदते हैं जो कि फर्म बनाती है। और फर्म क्या करती है? फर्म करती है गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड, किसको? हाउस होल्ड्स को। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो फर्म्स को प्रोवाइड करवाते हैं फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, है ना। यहाँ एंटरप्राइज लिखा हुआ है, यहाँ पर मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है। ठीक है, अब देखिए, उसके बदले में क्या मिलता है फर्म से हाउस होल्ड्स को? उसके बदले में फर्म से हाउस होल्ड्स को मिलती है फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है? वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए की एग्जाम इनसाइड, तो मनी फ्लो है वो एग्जैक्ट है रेसिप्रोकल किसके? रियल फ्लो के। तो बच्चों, रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस यही इतना ही है बस, मनी काउंटिंग का। देखिए यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट हो रही है, यहाँ पर जो फैक्टर पेमेंट हो रही है वो मनी के रूप में हो रही है, लेकिन जो सर्विस जा रही है वो मनी के रूप में नहीं है। ऐसी जो गुड्स दिए जा रहे हैं वो मनी के रूप में नहीं है, लेकिन जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मनी के रूप में है। ठीक है, अब देखो, जो मनी के रूप में है वो मनी फ्लो है, कि फर्म से वो हाउस होल्ड्स को मनी के रूप में क्या फ्लो हो रहा है? फैक्टर पेमेंट्स फ्लो हो रही है। ऐसे हाउस होल्ड से फर्म को मनी के रूप में क्या फ्लो हो रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसे जो मनी फ्लो हो रहा है इसे बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, और अगर मनी फ्लो को हटा दे, हम ये देखिए गुड्स एंड सर्विसेज को, फैक्टर सर्विसेज को, तो ये मनी तो नहीं है। ठीक है, ये सर्विसेज और गुड्स फ्लो हो रहे हैं आपस में हाउस होल्ड फर्म में, इसे बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसे? रियल फ्लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल आइडेंटिटी, यानी कि हम पढ़ेंगे फेजेस, है ना। एक कंट्री में क्या क्या फेजेस आते हैं नेशनल इनकम क्रिएट होने में। तो पहला फेज आता है प्रोडक्शन का। पहला फेज आता है प्रोडक्शन का। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फर्म, यानी कि फर्म क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को। सेकेंड स्टेप आता है इनकम जनरेशन, यानी कि फैक्टर पेमेंट जनरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो गुड्स एंड सर्विस बने होंगे, किससे बने होंगे? लोगों ने बनाए होंगे, तो लोगों को पेमेंट की जाएगी फैक्टर पेमेंट के रूप में, वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट, है ना, और प्रॉफिट के रूप में। अब होगा क्या? इनकम आने से, इनकम आएगी तो लोग क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे। तो थर्ड फेज क्या है आपका? एक्सपेंडिचर। यहाँ बच्चों ये फेस लिखा है, यहाँ फेस की जगह यहाँ होना चाहिए था फेस। ठीक है, तो आप कंसिडर करें इस फेस को इस फेस से, है ना। अब देखिए डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी कि एक्सपेंस, खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? अपनी इनकम को स्पेंड करेंगे। ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब टू सेक्टर इकोनॉमी में जीरो सेविंग्स होती है,
क्या होती है, जीरो सेविंग्स होती है। तो आपकी जो 3 फेजेस हैं वो परफेक्टली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। क्या होते हैं आपस में, सेम नंबर के होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 किसका, आपके जीडीपी को कैलकुलेट करने का, है ना, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो आपका आता है चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को प्लस करते हैं सेल्स से, तो आपका आ जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैसे ही अब आपका आ रहा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीवीए, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं। तो मैं सिंपल फॉर्म लिखता हूँ आप लोगों के लिए साइड में, है ना। तो सिंपल फॉर्म लिखते हैं आपके लिए, देखिए सिंपल फॉर्मूला। सिंपल फॉर्मूला कुछ ऐसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू जीवीए। और जीवीए इक्वल टू क्या है, जीडीपी एमपी, ठीक है। अगर आप आउटपुट की वैल्यू में से उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन हटा दोगे, यानी कि उसके रॉ मटेरियल का खर्चा हटा दोगे, ठीक है, जो भी उसमें लगा है इनपुट के रूप में, तो आपको जीवीए मिलेगा। और जीवीए को ही हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। एमपी का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस। ऐसी आपका जीएवी जीवीए भी क्या है, मार्केट प्राइस है। देखिए सेकंड मेथड को बोलते हैं, इस मेथड का नाम था वैल्यू एडेड मेथड। देखिए सेकंड मेथड को बोलते हैं इनकम मेथड। अब हम इनकम मेथड के बारे में जानेंगे। तो देखिए इनकम मेथड में आपका फाइंड हो पाता है एनडीपी एफसी। पहले मेथड में क्या हुआ था, जीडीपी एमपी। इस मेथड से आपको निकाल पाते हैं जीडीपी एफसी, सॉरी एनडीपी एफसी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर आप इन तीन चीजों को प्लस कर देंगे तो आपका एनडीपी एफसी आपको फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली देखिए, तो जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है सैलरी और वेजेस को। किसको इंक्लूड करता है, सैलरी एंड वेजेस को। मैं यहाँ पेन सेलेक्ट कर देता हूँ, सैलरी एंड वेजेस को, ठीक है। और इसमें आपका एक और चीज आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये तीन चीज आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी तीन चीज आती है, देखो ये रही, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। और थर्ड आपका आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम यानी कि जो भी व्यक्ति अपने आप से अपना कोई खुद का काम करता है, जैसे हमारे एग्जांपल मिल सकते हैं किराना शॉप जो होती है हमारी छोटी छोटी, उसमें व्यक्ति खुद ही काम कर रहा है ना, और सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जो इनकम होती है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति की। अब देखिए आपका जो प्रॉफिट है इसको तीन भागों में बांट दिया है, प्रॉफिट को तीन भागों में बांट दिया है। पहला क्या है, डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा है रिटेन्ड अर्निंग। पहला क्या है, डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे रखी है, उसे पढ़ लेना है आप लोग, है ना। इसमें बोला है आपकी जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये सब क्या है, और जो इलीगल मनी है ये सब क्या है, ये सब आपके काउंट नहीं होते, ये सब आपके काउंट नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं। अब देखिए मेथड थ्री, मेथड थ्री कौन सा है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए मेथड थ्री, देखिए मेथड थ्री आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका सी यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जी यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि बनता है आपका नेट एक्सपोर्ट। क्या बनता है, नेट एक्सपोर्ट। ये आपको प्लस करना है, ठीक है। आपका आ जाएगा इससे जीडीपी एमपी। पहले वाले में क्या आ रहा था, पहले वाले में आपका आ रहा था एनडीपी एफसी, इस वाले मेथड से आपका आएगा जीडीपी एमपी, ठीक है।
अब देखिए इसमें वार्निंग दे रखी है आपको, वार्निंग में बोला गया है आपसे जब भी आपको जीडीसीएफ यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, है ना? और इस गिवन फॉर्मूले में आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन हो, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जाम में नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा तभी जाकर के आपका ग्रॉस जीडीपी आएगा, है ना? अब देखिए डेप्रिसिएशन फिल्टर। अब ये आपसे बोल रहा है डेप्रिसिएशन एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब भी आपको जीडीपी, एनपी, एनडीपी में कन्वर्ट करना हो तो आपको जीडी ये डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी। डेप्रिसिएशन एक फिल्टर की तरह काम करता है ग्रॉस से नेट में जाने के लिए और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए। ऐसे ही आपका बॉर्डर क्रॉसिंग यानी कि एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है? ये भी आपका क्या करता है, ब्रिज की तरह काम करता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए। सेम आपकी जो गवर्नमेंट हैंड यानी कि यहाँ पर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से बोले हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये काम करता है आपका एमपी से एफसी में जाने के लिए। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, है ना? तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। हम एक एक्स्ट्रा पेज लेके समझ लेते हैं इसको। ये बंद करता हूँ आपके लिए। देखिए सिंपल सा आपको गिवन है एक एन एफ आई ए। तो एन एफ आई ए का मतलब क्या है, ईफा माइनस पीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि बाहर से जो पैसा आया और बाहर जो पैसा गया हमारा, है ना? उसको माइनस कर देंगे तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। फिर आपका है एन आई टी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपके इनडायरेक्ट टैक्स में माइनस कर देंगे हम सब्सिडीज को। क्या माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को। तो आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं पर सेकंड है आपका डेप्रिसिएशन। क्या है, डेप्रिसिएशन, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ये थोड़ा हार्ड होता है, बच्चे समझ नहीं जाता कोई पेपर में तो बच्चा समझ नहीं पाता, है ना? तो ये तीन चीजें हैं। आपके डेप्रिसिएशन में किनमें फर्क आता है, आपके डेप्रिसिएशन से जी और एन में फर्क आता है, जो आपके हर फॉर्मूले की स्टार्टिंग में होते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी डी पी एम पी। अगर इससे मुझे एन में जाना है पहले वाले से इसमें, तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, मुझे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर डी, मुझे यहाँ डी से एन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एन एफ आई ए को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये डी क्या है, डी का मतलब है डोमेस्टिक, यहाँ एन का मतलब क्या है, नेशनल। तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एन एफ आई ए को प्लस करना पड़ेगा। वहीं पर पी, पी के लिए कोई भी चीज नहीं है तो पी नॉर्मल रहेगा आपका प्रोडक्ट। आपको एमपी से एफसी में जाना है तो एमपी से एफसी में जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। क्या करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस, है ना? अब वहीं पे इसका रिवर्स कर देंगे तो आप एनएनपीएफसी से जीडीपीएफपी में जा पाएंगे। बस ये साइन रिवर्स हो जाएंगे, है ना? अब देखिए ये आगे फॉर्मुलेज आ गए हैं। तो आप जो ये ऊपर देख रहे हैं ये है आपका इस तरफ जाने के लिए, और जो आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं ये आपके इस तरफ जाने के लिए। तो आप इस चार्ट को पूरा पढ़ सकते हैं आराम से, है ना? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को इससे शो करते हैं एनडीपीएफसी से, और एनएनपीएफसी शो करते हैं हम नेशनल इनकम को, ठीक है? सब क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखिए नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो भी नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री का, उसकी जो फैक्टर इनकम है अगर हम उसको टोटल कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम आ जाएंगी, ठीक है? अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, सबसे मेन बात यहाँ आ गई कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति है जो कि आपकी कंट्री में एक साल से अधिक के लिए रह रहा है और वहीं पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सब वो उसी देश में करता है, ठीक है? यहाँ वही सेम फॉर्मूले दे रखे हैं जो भी सिखा के आया मैं आपको, मैं से स्किप कर रहा हूँ। अब देखिए जीडीपी के दो टाइप है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। तो हम पहले नॉमिनल जीडीपी जान लेते हैं, फिर हम रियल जीडीपी जानेंगे। तो देखिए जो नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है सिंपल वही इनकम ऑफ द ऑल पीपल इन अ कंट्री। लेकिन ये जो हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो जोड़ रहे हैं, ये है करंट ईयर प्राइजेस पे। किस पे, करंट ईयर प्राइजेस पे। अब जितने भी गुड्स बनते हैं एक कंट्री में, जितने भी गुड्स बनते हैं एक कंट्री में, वो सेल हो जाते हैं, और सेल हो जाते हैं तो किसी की इनकम बन जाते हैं, और किसी की इनकम बन जाते हैं तो उसी को हम टोटल करके बोल देते हैं जीडीपी।
या तो आप इनकम को टोटल करके बोलिए जीडीपी, या तो आप गुड्स जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको टोटल करके बोलिए जीडीपी। ठीक है, इन दोनों का टोटल ही क्या है, जीडीपी। या तो बोलिए सारे प्रोड्यूसर का जोड़ कर देंगे तो आपका जीडीपी बन जाएगा, सारी इनकम को जोड़ करेंगे तो भी आपका जीडीपी बन जाएगा, क्योंकि वो क्या है, इक्वल है। तो जितनी चीजें बन रही है उतनी चीज वो बिक भी रही है। तो ये सब छोड़ देते हैं, यहाँ समझिए करंट प्राइस। तो सेम डिफरेंस यहाँ पर ये है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस है करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस का। ठीक है, करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस का। तो एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए एग्जांपल से मैं आपसे बोलता हूँ कि ये ईयर 1 है। ईयर 1 में प्राइस है 100 रुपए और क्वांटिटी है 200 रुपए। ठीक है, ईयर 1 में प्राइस 100 रुपए, क्वांटिटी 200 रुपए। तो आपकी जीडीपी आती है कितनी, 100 इंटू 200, वो आती है आपकी 20,000। कितनी आती है, 20,000। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। अब देखिए ईयर 2 में, ईयर 2 में आपका प्राइस क्या है, सेम। ईयर 2 में आपका प्राइस है 100 और क्वांटिटी हो गई आपकी 200। तो 200 थी पहले से, इसे मिटा देता मैं से। देखिए प्राइस तो नॉर्मल 100 है कांस्टेंट, और जो आपकी क्वांटिटी है वो है 250। तो आपकी जीडीपी कितनी होगी ईयर 2 में, आपकी ईयर 2 में जीडीपी हो जाएगी 25,000। कितनी हो जाएगी, 25,000। तो देखिए आपकी जीडीपी बढ़ी, आपकी जीडीपी बढ़ी है ना। लेकिन किस कारण से बढ़ी आपकी जीडीपी, क्योंकि आपका प्राइस तो सेम है। जब प्राइस सेम हो और एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़े, तो उससे जो जीडीपी में इंक्रीमेंट आता है उसे बोलते हैं हम एक्चुअल इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं हम, एक्चुअल इंक्रीमेंट, जो सच्चाई दिखाता है कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है ना। ये एग्जांपल है आपका रियल जीडीपी का। किसका एग्जांपल है ये, रियल जीडीपी का। चलो मैं मिटाता हूँ, बताता हूँ आपको फिर नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल। तो नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तो देखो बच्चों, नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल, प्राइस है 100, क्वांटिटी है 100। तो आपकी जीडीपी कितनी आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी आपकी 10,000, है ना। वहीं पर ईयर 2, ये था ईयर 1। अब मैं आ रहा हूँ ईयर 2। अब ईयर 2 में प्राइस क्या है, प्राइस है आपका 120 और क्वांटिटी है 100। अब देखते हैं जीडीपी कितनी आती है, जीडीपी आपकी आएगी 12,000। जीडीपी कितनी आ रही है, 12,000। देखो जीडीपी अभी भी बढ़ गई, लेकिन जीडीपी एक्चुअल में सच में बढ़ी है, प्रोडक्शन एक्चुअल में बढ़ा है, नहीं। प्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि ये जो जीडीपी इंक्रीमेंट है ये केवल प्राइस के चेंज होने से शो हो रही है। इसके चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से। तो इसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, जो एक्चुअल इंक्रीमेंट को शो नहीं करती है। और ये शो करती है इन्फ्लेशन को, महंगाई को, है ना। और वहीं पर रियल जीडीपी शो करती है फिजिकल चेंजेस, यानी कि एक्चुअल चेंजेस को। ठीक है। अब एक पॉइंट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो शो करता है कि आपके जीडीपी में कितना इंक्रीमेंट एक्चुअल में आया है या नहीं। देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, रियल जीडीपी इज अ ट्रू रिलायबल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जब भी आपको यकीन करना हो कि आपकी जीडीपी बढ़ी है घटी है, तो आपको हमेशा चेक करना है रियल जीडीपी। अगर रियल जीडीपी बढ़ी है तो आपकी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है ना, रोजगार बढ़ा है, इनकम लोगों की बढ़ी है। लेकिन अगर वो नॉमिनल जीडीपी है तो इसका कंफर्मेशन नहीं है कि इनकम या फिर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है ना। अब आपका है जीडीपी वेलफेयर। अगर जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो कंट्री में कल्याण ज्यादा हो रहा है, लोगों का वेलफेयर ज्यादा हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, हर बार सच नहीं सकता ये बात, है ना। जैसे अभी हमें पता है नॉमिनल जीडीपी में। तो देखिए अब यहाँ बताता है आपको रियलिटी। रियलिटी ये है कि जो जीडीपी के नंबर बढ़ने से ये शो नहीं होता कि जो भी आपके पास में जो सोशल वेलफेयर था वो बड़ा होगा, नहीं। ये झूठ भी सकता है, क्योंकि जीडीपी आपके प्राइस हाइड होने से भी, इन्फ्लेशन होने से भी बढ़ जाती है। वहीं पर डिबेट चलती है कि जीडीपी जनरली इंप्लाइज अ हायर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी कि जितनी भी जीडीपी बढ़ती है तो वो शो करती है कि एक कंट्री में गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ चुका है। लेकिन ये परफेक्टली ट्रू नहीं है ना। ये ह्यूमन वेलबींग यानी कि सोसाइटी वेलफेयर का ट्रू इंडेक्स नहीं है ना। अब क्यों नहीं है उसके रीजंस यहाँ पर गिवन है आपको। ठीक है, जीडीपी फेल क्यों होता है सोसाइटी वेलफेयर के इंडेक्स के रूप में। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। हेलो हेलो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही अनइक्वल है। तो जीडीपी माइट राइज, जीडीपी भले ही बढ़ जाए, वेल्थ में भी
कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि अगर जीडीपी बढ़ जाती है जरूरी नहीं है कि गरीबों की इनकम भी बढ़ जाएगी। क्या पता किसी अमीर की ही इनकम बढ़ गई हो तो उसके टोटल करने से सम करने से जीडीपी में इंक्रीमेंट आ गया हो। तो जीडीपी का इंक्रीमेंट शो नहीं करता कि सबकी इनकम इक्वल हो जाएगी, सबका इंक्रीमेंट इक्वल हुआ होगा, है ना। लेकिन आता है आपका एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है दो तरह की, गुड और बैड। अगर एक एरिया में फैक्ट्री खुल जाती है तो वहां के लोगों को रोजगार मिलता है जिससे लोगों की इनकम बढ़ती है, तो ये है एग्जांपल गुड एक्सटर्नलिटीज का। वहीं पर वो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, उससे जो गंद पानी निकलता है, उससे क्या होता है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलता है, आपकी हेल्थ पे इशू आता है। वो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जिसे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी बोलते हैं ना। अब इसके दो इफेक्ट हैं। गुड एक्सटर्नलिटीज के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, ना ही आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है। अब है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब नॉन मॉनेटरी यानी कि जो आपके घर में आपकी मम्मी है, होम मेकर जिन्हें बोलते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, उनका जो भी मेहनत आप घर में करती मम्मियाँ, उनकी वैल्यू काउंट नहीं हो पाती। उनकी वैल्यू मेजर करना काउंट नहीं हो पाता हमारे जीडीपी के सिस्टम में, कैलकुलेशन सिस्टम में। तो ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को इग्नोर करता है, जिससे कि ट्रू वैल्यू फाइंड नहीं हो पाती है एक पर्सन की एक्टिविटी की, है ना, एक कंट्री में। अब है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी बनता किससे मिल मिलकर, है ना। अब देखिए जो जीडीपी है वो इंक्रीज होता है, क्या पता वेपन इंक्रीमेंट हुआ हो। अब जो यूएसए है, यूएसए की जीडीपी इंक्रीज है। अब जरूरी नहीं है यूएसए में जो भी फूड प्रोडक्ट्स हो वो ज्यादा बन रहे हो, गेहूं या ज्यादा बन रहे हो। कभी कभार उनकी जो वेपन कंपनी है उनकी इनकम बढ़ने से भी जीडीपी क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है। लेकिन कोई वेपन बनने से किसी सोसाइटी का वेलफेयर होता है, नहीं होता। तो ये ट्रू मेजर नहीं है सोसाइटी वेलफेयर का, ठीक है। अब देखिए आप क्या नहीं करना, जब भी आप वो फॉर्मूला लगाओगे, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी कंजम्पशन की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है तो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करोगे, लेकिन उस पर जो कमीशन गया होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला गया है जो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है उसे आप माइनस करोगे, और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसे आप प्लस करोगे, ठीक है। बच्चे दिक्कत देते हैं इस पर टू और फ्रॉम में। अब देखिए ये पूरी समरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और आप फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बाय। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2, मनी एंड बैंकिंग, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मनी, मनी की हम मीनिंग जानेंगे, एवोल्यूशन जानेंगे, सप्लाई जानेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 2 कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जानेंगे। फिर चैप्टर 3 सेंट्रल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ऑफ मनी कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल पे बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम मीनिंग जानते हैं। मीनिंग, अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और जिसकी स्टोर वैल्यू है वो है हमारी क्या, मनी। वो चीज क्या है, हमारी मनी है, ठीक है। अब मनी का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। पहले मनी क्या थी, केवल कॉमोडिटी। क्या थी, कॉमोडिटी। अब कॉमोडिटी यानी कि इसका रेफर कर रहा है आपसे ये बार्टर सिस्टम। क्या रेफर कर रहा है आपसे ये, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था बच्चों, होता ये था कि कोई व्यक्ति वस्तु के बदले क्या करता था, वस्तु का विनिमय करता था, एक्सचेंज करता था। विनिमय यानी कि एक्सचेंज करता था, ठीक है। और उस पर एक्सचेंज करने के लिए हमें नीड होती थी डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। अब डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है दोनों की इच्छाओं की मेल की। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को चाहिए पेन और एक व्यक्ति को चाहिए पेंसिल, ठीक है। इसके पास पेंसिल है, इसके पास पेन है। तो ये इसे पेन देगा, इसे पेंसिल देगा। दोनों की डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स हो पा रहा है, यानी कि दोनों की इच्छाओं का क्या हो पा रहा है, संयोग हो पा रहा है, को इंसिडेंस हो पा रहा है। तभी इनके बीच में क्या हो पा रहा है, एक्सचेंज हो पा रहा है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। तो देखिए जब कॉमोडिटी यानी बार्टर सिस्टम बंद हुआ उसके बाद आया मटेलिक। मटेलिक यानी कि कॉइन्स वगैरह, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, लोहे के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सब आया हमारा मेटेलिक एरा, जहां पर इसको मनी माना गया। फिर थर्ड आया हमारा पेपर मनी। पेपर मनी जो यानी कि नोट्स, जो हम आजकल यूज करते हैं, नोट्स,
चेक्स, है ना? ये सब। इसके बाद आप जानते ही हो, उसके बाद आपका डिजिटल मनी आ चुका है, और डिजिटल मनी से भी पहले क्या आ चुका है? डिजिटल मनी से पहले आ चुका है आपका प्लास्टिक मनी। क्या? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है? और लास्ट में है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी में यानी कि क्रिप्टो और आपका यूपीआई, ठीक है? अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। क्या जानेंगे हम लोग? फंक्शंस ऑफ मनी। अब फंक्शन ऑफ मनी में देखिए, मनी के 4 फंक्शन है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है आपका मेजर ऑफ वैल्यू यानी कि आप किसी वस्तु की वैल्यू को माप सकते हो मनी के रूप में, है ना? तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। चौथा है आपका स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का बच्चों मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट से, यानी कि अभी आप पेमेंट नहीं करना चाहते, आप भविष्य में कभी पेमेंट कर सकते हो मनी के थ्रू, है ना? लेकिन अगर बार्टर सिस्टम देखा जाए, तो जो मनी के 4 फंक्शंस हैं, यही बार्टर सिस्टम के क्या है? लिमिटेशंस है। क्या है यही? यही है लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है? या ड्रॉबैक्स बोलिए, लिमिटेशन बोलिए, बात एक ही है ना? अब देखिए यहाँ पर आता है आपका मनी के फॉर्म्स। मनी के फॉर्म्स में आता है फायट मनी, फिड्यूशियरी मनी, क्रेडिट मनी, फुल बॉडीड मनी। देखो फायट मनी क्या होता है? फायट मनी का मतलब है इशूड बाय ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, लीगल बाउंड टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो गवर्नमेंट ने लीगली ऑथराइज कर रखा है कि इन चीजों का को मनी मान रहा है, वो है आपकी फायट मनी, जैसे कि आपके नोट्स और कॉइन्स, ठीक है? जुडिशरी मनी का मतलब होता है एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। पेयर यानी कि पे करने वाला, पे यानी कि पैसे को प्राप्त करने वाला, है ना, लेने वाला, ठीक है? तो इनके बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट है, आपस में जो ट्रस्ट है, आपस में जो विश्वास है, उसके ऊपर जो इनने एक्सेप्ट कर रखा है बिल या फिर कोई पेपर, वो है आपका फ्यूडिशरी मनी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए चेक्स। चेक्स होते हैं, आप कॉमर्स वाले बच्चे तो आप जानते होंगे, प्रोमिसरी नोट, है ना? ये सब क्या है? ये सब आपका एग्जाम्पल है फ्यूडिशरी मनी का। अब देखिए क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में आपको बताया गया है कि जो मनी की वैल्यू है वो क्या है? कमोडिटी वैल्यू से। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो मॉडर्न पेपर नोट है, 2000 के नोट तो बंद हो गए, कैसे एग्जाम्पल दे रहा है ये? चलो बदलते हैं। जो आपके, काटो पूरा, जो आपके 500 रुपीज के नोट है, 500 रुपीज के नोट में आपसे बोलता है ये कि जो उसमें जो कागज लगा हुआ है, उसमें जो कागज लगा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू कम है एज कंपेयर टू मनी की वैल्यू से, है ना? उसकी वैल्यू क्या है? कम है एज कंपेयर टू मनी की वैल्यू से। बताया गया ना, मनी वैल्यू क्या है? ज्यादा होती है, और जिससे वो मनी बना है उस कमोडिटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है? कागज की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू उसकी वैल्यू जो छपी है उस पर 500 रुपए, है ना? अब देखिए फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है मनी वैल्यू बराबर है किससे? कमोडिटी वैल्यू से। तो जो ब्रिटिश काल में कॉइन थे, सिल्वर कॉइन, उस पे जो छपा हुआ रहता था, मान लीजिए अगर 1 रुपए छपा हुआ है, तो उस समय जिससे वो कॉइन बना, यानी कि जिस सिल्वर से वो कॉइन बना है, उसकी वैल्यू भी उस समय 1 रुपए ही होती थी, ठीक है? तो जो छपा है उसकी वैल्यू बराबर हो किससे? उसके बने हुए मटेरियल से, जिस मटेरियल से वो बना है ना? अब देखिए सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी में आपका 1 2 3 4 मेजर्स है, लेकिन आपके सिलेबस में M1 है, केवल क्या है? M1। M1 में आता है आपका सी यानी कि करेंसी, यानी नोट्स और कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक के पास में है। ईडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि बैंक में जो डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास में लोगों का। ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास में डिपॉजिट है अदर पीपल का। अदर पीपल यानी कि अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कमर्शियल बैंक, नाबार्ड, फॉरन अदर इंस्टीट्यूशनल, है ना? अब यहाँ एग्जांपल दे, ओ मीनिंग दे रखी है आप लोगों को, तो मीनिंग देखते हैं। सप्लाई ऑफ मनी की, मनी सप्लाई की। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है? मेजर्ड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो आपका स्टॉक कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट का मतलब आपने पढ़ा है कि जो आपके स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या किया जाए? मेजर किया जाए, ठीक है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाए, उसे बोलते हैं स्टॉक कंसेप्ट। और जो ग्रुप ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, उसे बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। ये आपका एमसीक्यू में आएगा, बच्चों ध्यान रखना, है ना? ठीक है, तो मैं बताया तो दोबारा समझाने के बाद आपको। तो ये जो मनी सप्लाई है वो क्या है? आपका स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इसमें मेजर क्या करते हैं? इसमें मेजर करते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी आर द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम। तो सिंपल मीनिंग बताता हूँ मैं आपकी, इसमें डिफिकल्ट कर रखी है, कंफ्यूजिंग सी।
तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई का मतलब है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री में लोगों के पास जो पैसा है, अगर हम उसको टोटल कर दें सभी लोगों का, तो वो बन जाएगा आपका मनी सप्लाई। क्या बन जाएगा? मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई का मतलब है एक कंट्री में रहने वाले लोगों का किसी भी एक डेट पे, एक टाइम पर, है ना, उनके पास रखा हुआ पैसा अगर हम जोड़ दे, टोटल कर ले, सम कर ले, तो बन जाएगा आपका मनी सप्लाई। क्या बन जाएगा? मनी सप्लाई। ठीक है। अब यह बताया गया कि मनी का प्रोड्यूसर कौन है? मनी का प्रोड्यूसर गवर्नमेंट भी है और बैंकिंग सिस्टम भी है। बैंकिंग सिस्टम यानी कि कमर्शियल बैंक भी है और सेंट्रल बैंक भी है ना, और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट क्या करती है? 1 रुपी के नोट और कॉइन कौन इशू करती है? आपकी गवर्नमेंट करती है इंडिया में। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस में आपसे बोला है, क्वेश्चंस में कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, यानी कि आपके नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं, मनी सप्लाई में इंक्लूड होते हैं। वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड नहीं करते। इंटर बैंकिंग मतलब कि बैंकों के साथ में जो भी पैसों का लेन देन है उसे इंक्लूड नहीं करते। तो हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 यानी कमर्शियल बैंक के बारे में। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांस लोन फॉर द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट टू द पब्लिक। तो सिंपल सा बोल रहे हैं आपसे, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक को ही क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज के लिए? कंजम्पशन पर्पज के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ठीक है। वो है आपका कमर्शियल बैंक। ठीक है। अब कमर्शियल बैंक को बोलते हैं इंजन्स ऑफ मनी क्रिएशन। अब क्यों बोलते हैं आगे हम जानेंगे। तो देखिए, जो कमर्शियल बैंक है वो प्रोसेस चलाता है एक मनी क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं उसे, है ना। उसमें आपके स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें होता है पहला स्टेप कि जब कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेता है। पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट। कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय पब्लिक इनटू सेविंग अकाउंट। ये आपका प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। सेकेंडरी आपका है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब है लोन्स ग्रांटेड बाय बैंक दैट आर क्रेडिट इन द बोरोवर्स अकाउंट। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं? वो क्रेडिट एंट्री जो बोरोवर के अकाउंट्स में की गई है, पैसों की एंट्री जो बोरोवर्स के अकाउंट में की गई है, ठीक है, एज अ लोन के रूप में, वो है आपकी सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है। इसको अदर नेम से बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट। अगर हम इनको प्लस करें दोनों को, तो वो बन जाएगा हमारा टोटल डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि ये अजम्पशन लेता है कि जिस व्यक्ति ने आपके बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा, है ना, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके लोन लेता है तो आप इस व्यक्ति का पैसा निकाल करके इस व्यक्ति को लोन के रूप में दे सकते हो, लेकिन क्रेडिट एंट्री के रूप में, उसके अकाउंट में, ना कि कैश के रूप में। कैश में देने का नियम तो है, लेकिन एक फिक्स परसेंटेज आप क्या करते हो? रिजर्व बना कर भी चलते हो कि आपको कभी इस ये व्यक्ति पैसा मांग ले तो आप उसे कैश प्रोवाइड कर पाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR क्या है? लीगली रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद दी RBI। यानी कि CRR क्या है? एक रिजर्व रेशियो परसेंटेज है आपके मनी डिपॉजिट का, जिसको आपको RBI के पास में क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। जैसे हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वैसे ही कमर्शियल बैंक डिपॉजिट करता है RBI के साथ में, है ना। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है के रूप में 1 में CRR, यानी कि जो इनिशियल डिपॉजिट आया उसका इतना परसेंटेज आपको क्या करना है? RBI के पास में डिपॉजिट करके रखना है, CRR के रूप में रखना है ना। मान लीजिए अगर 10,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट आता है और CRR आपका 10% है, तो आपका यहाँ पर 10% सॉल्व होके बन जाएगा आपका, अ, ये बन जाएगा आपका 1 लाख। कितना बन जाएगा आपका ये? 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या है? ये 1 लाख है आपका टोटल डिमांड डिपॉजिट। ये टोटल डिमांड डिपॉजिट। अगर आप 1/CRR को इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल डिमांड डिपॉजिट आप फाइंड कर सकते हो, है ना। फिर आप पूछोगे जो CRR रखना कितना है? CRR रखना कितना है? तो वो तो सिंपल सा डिपॉजिट है, उसको मल्टीप्लाई कर दो CRR से, यानी कि 100 रुपये है, मल्टीप्लाई कर 10% से, तो आपको 10 रुपये क्या करने हैं? CRR के रूप में RBI के पास रखने हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है आपका टोटल डिमांड डिपॉजिट फाइंड करने के लिए, है ना। अब देखो इसके दो फॉर्मूले,
दो फंक्शंस हैं, फॉरवर्ड फंक्शन, फॉरवर्ड एक्शन बोल सकते हैं, बैकवर्ड फंक्शन यानी कि बैकवर्ड एक्शन बोल सकते हैं। जब इनिशियल डिपॉजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इससे थ्रू आउट सक्सेसिव राउंड्स ऑफ लैंडिंग, यानी कि आप क्या करते हो, आप डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज क्या करते हो, रिजर्व रखते हो, बचे हुए पैसे क्या करते हो, लोन के रूप में बांट देते हो। 100 रुपए डिपॉजिट आया, उसमें से आपने 10 रुपए रिजर्व रखा, अब बचा हुआ पैसा आपने लोन के रूप में बांट दिया, है ना। ऐसे ही ये प्रोसेस बनाते रहते हैं, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। अब बैकवर्ड एक्शन का मतलब क्या है, जब आप कैश विड्रॉल क्या होते हैं आपके बैंक में हाइक पे होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे होते हैं, कैश विड्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, उस समय आपको अपनी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम करना पड़ता है और सीआरआर को ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है ताकि आप लोगों को कैश दे पाओ ये विड्रॉल के टाइम पर। देखो ये टेबल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर एक बैंक में 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट आया है और सीआरआर कितना है, 10% है ना, तो आपसे बताया गया है कि आप के थ्रू जान सकते हो कि आपका लास्ट में एंड में टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के थ्रू, अगर हमें टोटल डिपॉजिट जानना है अपना, टोटल डिमांड डिपॉजिट, तो फॉर्मूला क्या था, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में सी आर आर। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000, मल्टीप्लाई में सी आर कितना है 1% 10, ठीक है। अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा आपके पास सामने 10,000, कितना आ जाएगा 10,000। तो जब भी हम लोन देते देते पैसा बनाते रहेंगे तो हमारे एंड में टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था, ठीक है। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, राउंड किसे खेलते हैं, देखो ये रहा राउंड वन। किसी ने आपके बैंक में 1,000 रुपए डिपॉजिट करे, आपने 900 रुपए क्या कर दिए, लोन के रूप में दे दिए किसी और व्यक्ति को, है ना। सेकंड राउंड में किसी और व्यक्ति को दे दिए, और जो बचे 100 रुपए को क्या कर लिया आपने, कैश रिजर्व कर लिया। क्यों 100 रुपए ही क्यों करे, क्योंकि हमारा सीआर कितना था, 10% था, तो 1000 का 10% कितना बनता है, 100, ठीक है। ऐसे ही अब 900 रुपए क्या हो गए, डिपॉजिट कैटेगरी में आ गए। अब इस डिपॉजिट में से 10% क्या हो जाएगा, रिजर्व में जाएगा, यहाँ लिखा रिजर्व में, और बचा हुआ पैसा लोन के रूप में। यही लोन बन जाएगा सेकंड, थर्ड डिपॉजिट। थर्ड डिपॉजिट में से कुछ परसेंटेज क्या हो जाएगा, रिजर्व में, बचा हुआ पैसा लोन में। तो यही बनते बनते ऐसे साइकिल कंटिन्यू करती रहेगी। और स्टॉप कब होगी, स्टॉप जब होगी जब आपकी टोटल डिमांड डिपॉजिट तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी कि आरबीआई, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि होता है एपेक्स बॉडी। क्या होता है, एपेक्स बॉडी, जो कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट यानी कि निर्देश देता है पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक कंट्री में, मॉनेटरी स्ट्रक्चर को एक कंट्री, ठीक है। तो यह कंपेरिजन दिखा रहा है आपको सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का, देखते हैं। सेंट्रल बैंक क्या है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सर्वोच्चतम है। अपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्चतम, सबसे ऊपर, है ना। और जो कमर्शियल बैंक वो क्या है, सबॉर्डिनेट है, यानी कि सहायक है इसका, सेंट्रल बैंक का। अब देखिए ड्रिवन बाय पब्लिक वेलफेयर, या जो सेंट्रल बैंक है वो चलता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और जो कमर्शियल बैंक है वो चलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है सोल मोनोपोली, यानी कि जो आरबीआई इकलौता है उसकी मोनोपोली चल सकती है करेंसी को प्रिंट करने में। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक में ओनली क्रिएट्स क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, वो मनी को छापता नहीं है, वो मनी को क्रिएट करता है किसके रूप में, जो वो लोन दे रहा है और लोन पे इंटरेस्ट ले रहा है उसके मार्जिन के रूप में, ठीक है। डील्स ओनली गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स, जो आरबीआई वो डील करता है गवर्नमेंट अदर बैंक से, वो पब्लिक से डील नहीं करता। लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एक कंडीशन, कि जो नोट छापने की कंडीशन क्या होती है, नोट छापने की कंडीशन होती है आपकी गोल्ड और सिक्योरिटीज और कैश और लिक्विड असेट्स, ठीक है। अब ये कितनी मात्रा में होती है, इसका अमाउंट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना, ठीक है। इसका अमाउंट आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से कमेंट कर दो भाई कितना अमाउंट चाहिए होता है, कितना रिजर्व चाहिए होता है करेंसी को प्रिंट करने के लिए। जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि एक आरबीआई यानी कमर्शियल बैंक को हमारी कंट्री में कितना गोल्ड, कितनी कैश, कितनी सिक्योरिटी चाहिए होती है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कोर फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई कोर फंक्शंस क्या है, तो पहला फंक्शन है आपका बैंक ऑफ इशू, यानी कि जो आरबीआई है वो, उसके पास मोनोपोली राइट है, लीगल राइट है करेंसी नोट्स को इशू करने का। सेकंड है गवर्नमेंट्स बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट के लिए वो बैंकर भी है, एजेंट भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है बैंकर्स बैंक, यानी कि बैंकों का बैंक है, वो बैंक को सलाह देता है, डिमांड डिपॉजिट लेता है उससे और लोन भी देता है बैंक से।
फोर्थ है आपका कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि वो फॉरेन एक्सचेंज भी अगर कस्टोडियन है, कस्टोडियन यानी कि हो सकते हैं आप लोग उसके पास में नेशन का रिजर्व है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, यानी फॉरेन करेंसी का, ठीक है, जो कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को बनाए रखता है आरबीआई। फिफ्थ है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी सहायता नहीं मिल पाती कहीं से भी, और वो फेस करता है सीवियर इश्यूज को, फाइनेंशियल क्राइसिस को, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा केवल आरबीआई के पास हेल्प के लिए, ठीक है। अब देखिए, एक इकोनॉमी में अगर कोई भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आता है या फिर जो क्रेडिट क्रिएशन है, यानी कि कमर्शियल बैंक कितना उधार दे, कितना उधार ले और कितना मार्जिन से प्रॉफिट क्रिएट करे, कितना मनी क्रिएट करे, उसको कंट्रोल करने के लिए दो मेजर्स है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव शो करता है ओवरऑल वॉल्यूम, है ना, कि क्रेडिट क्रिएशन यानी कि उधार लेने में कितनी कॉस्ट आ रही है, यानी कितना इंटरेस्ट रेट है, उधार की कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। और क्वालिटेटिव शो करता है कंट्रोल द डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो क्वालिटेटिव मेजर है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल नहीं करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन यानी कि पर्पस ऑफ क्रेडिट, कि वो उधार ले क्यों रहे पब्लिक, है ना। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव पहले, जिसमें आप इंटरेस्ट के बारे में बात करते हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ लोन के बारे में बात करते हो। कॉस्ट ऑफ लोन का मतलब ही क्या है, कॉस्ट ऑफ लोन का मतलब है, कॉस्ट ऑफ लोन का मतलब है इंटरेस्ट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट एक रेट है, परसेंटेज की दर है, जिसपे आरबीआई क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को लोन देता है, नो कोलेटरल, नो कोलेटरल यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी। रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब क्या है, एक रेट जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, बैंक को, जो कमर्शियल बैंक है, पीएनबी, एसबीआई, इन सबको क्या करता है, लोन देता है, लेकिन बदले में सिक्योरिटीज को एज अ कोलेटरल रखता है। रिवर्स रेपो रेट इसका रिवर्स है, जब जो कमर्शियल बैंक है वो अपनी सिक्योरिटीज को उठा करके जो पैसा पे करती है, वो है आपका रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जो रेपो रेट है जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक को पैसे दे रहे हैं, है ना, उसका विपरीत है रिवर्स रेपो रेट, इसमें जो बैंक है वो आरबीआई को पैसे दे रहे हैं बदले में, किसके, सिक्योरिटीज के बदले में, है ना। सिक्योरिटीज यानी शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन दी ओपन मार्केट, यानी कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, उनको ओपन मार्केट में सेल और बाय करता है, किसके लिए, ताकि वो मनी क्रिएशन को कंट्रोल कर पाए। अगर वो पब्लिक से बाय कर लेगा तो वो लिक्विडिटी यानी कैश को क्या कर लेगा, पब्लिक से एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वहीं पर अगर वो सेल करेगा, सॉरी तो मिक्स हो गया, यहाँ आएगा बाय, जब वो सेल करेगा तो वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पैसा लोगों से ले लेगा जिससे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब वो बाय करेगा तो वो पब्लिक को पैसा देगा शेयर्स के बदले, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, है ना, पब्लिक में, ठीक है। अब है आपका लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो में दो आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। एसएलआर में आपका गोल्ड सिक्योरिटीज बैंक को जरूरी है रखना अपने साथ में, है ना, एज अ रिजर्व, और सीआरआर में बैंक को जरूरी है कैश को एक रिजर्व के रूप में रखना आरबीआई के साथ में, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा बता रहा है कि जो बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर बढ़ेंगे, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी घटेगी और मनी सप्लाई भी घटेगी। अगर ये घटेंगे तो ये बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपका क्वालिटेटिव मेजर एक्सप्लेन, यानी कि आप क्वालिटेटिव जानेंगे, इसमें दो पॉइंट है आपका, मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है, अगर आपको 80 लाख का लोन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 करोड़ की सिक्योरिटी रिटर्न करनी पड़ेगी। अब इसमें जो गैप है वो कितना है, वो गैप है 20 लाख का, 20 लाख यानी कि 20% गैप है, तो ये 20% क्या है, मार्जिन, तो इसी बोला गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि जो व्यक्ति को अगर लोन लेना है तो उसे कोलेट्रल देना पड़ेगा लोन के अमाउंट से कुछ मार्जिन को जोड़ करके, यानी कि अगर आपको 80 लाख रुपए चाहिए तो आपको 20 लाख रुपए जोड़ करके, 20% जोड़ करके 1 करोड़ की कोलेट्रल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जब भी आप क्या कर पाओगे, कुछ लोन ले पाओगे 80 लाख तक का। अगर हम इस मार्जिन को बढ़ा देंगे, अगर हम इस मार्जिन को बढ़ा देंगे तो लोग लोन कम लेंगे और मनी क्रिएशन कम होगा, अगर हम इस मार्जिन को घटा देंगे तो लोग लोन ज्यादा लेंगे और मनी क्रिएशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। मॉरल सुएशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर, यानी कि आरबीआई करता है, लेटर इशू करता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और उन्हें निर्देश देता है कि आप क्या करें, जो भी आपका कमर्शियल बैंक में मनी क्रिएशन हो रहा है उसे कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। अगर वो नहीं मानते तो फिर इस पर लीगल एक्शन लिए जाते हैं कमर्शियल बैंक पे। अब देखिए कुछ फुल फॉर्म दे रखी है, सब पढ़ लीजिए आराम से, और ये आपकी समरी है, इसी पढ़ लीजिए।
और इस यूनिट को हम खत्म कर चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के बारे में। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में जो आपके डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है उस पर किया गया टोटल खर्चा। अब जो खर्चा आपने एक्चुअल में करा नहीं है, आपने सिर्फ केवल प्लान करा है, उस खर्चे का अगर हम टोटल कर दे तो आपका आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। अब हम जानेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो एक इकोनॉमी है क्लोज, एक है ओपन। क्लोज इकोनॉमी में केवल हाउस होल्ड होगा और प्रोड्यूसर होगा, लेकिन ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड होगा, प्रोड्यूसर भी होगा, गवर्नमेंट भी होगी और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी होगा, है ना, बाकी वर्ल्ड भी होगा। ठीक है। अब देखिए क्लोज इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में आपकी एडी की सिचुएशन बनती है सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। यानी कि आपका जो खर्चा है वो क्या होगा? केवल कंजम्पशन होगा या तो इन्वेस्टमेंट होगा। इसी थ्री सेक्टर में जब आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं, है ना, तो ये दो तो सेम रहते हैं, बस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और जुड़ जाता है। ठीक है। वैसे ही जानेंगे वो ओपन इकोनॉमी में कि फोर सेक्टर इकोनॉमी में आपके फोर एलिमेंट आ जाते हैं। पहला आपका सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट, कि आप विदेश से कितना खर्चा कर रहे हो, है ना, विदेशी गुड्स पे कितना खर्चा कर रहे हो, वो आपका नेट एक्सपोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे? केवल हम टू सेक्टर यानी कि क्लोज इकोनॉमी के बेस पर चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी एडी इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ए एस, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ए एस, ए एस को हम वाई भी बोलते हैं। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम भी होता है। तो ये क्या है? ये वाई है, यानी इनकम की लाइन है। तो इसे इनकम की लाइन भी है प्लस ये ए एस की भी लाइन है। तो ए एस क्या होता है? ए एस होता है प्लान डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूसर ने कितना प्लान किया कि वो इतना प्रोडक्शन करेगा, उसे बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। और जितना वो प्रोडक्शन करेगा उतनी वो इनकम कमाएगा, इसलिए हम उसे ए एस इक्वल टू वाई भी बोलते हैं, नेशनल इनकम के बराबर भी बोलते हैं। ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं? शो करते हैं 45 डिग्री की ज्योमेट्री पे एक स्ट्रेट लाइन को खींच करके। ठीक है। अब केनेशियन रूल कहता है कि जो एक्सेस अनयूटिलाइज कैपेसिटी है प्रोड्यूसर की कैन रिस्पॉन्ड टू एनी राइज इन डिमांड विद ए प्रोपोर्शनेट राइज इन सप्लाई विदाउट रेजिंग प्राइसेस। यानी कि अगर कोई कैपेसिटी बच जाती है इकोनॉमी में प्रोडक्शन करने की, तो बिना प्राइस को बढ़ाए हुए भी सप्लाई को इंक्रीज करके डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। देखो यहाँ सी बार लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, इसको शो करते हैं कुछ ऐसे, सी बार। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। अब देखिए सी का मतलब क्या है? टोटल कंजप्शन। सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि जब आपकी इनकम जीरो होगी ना, तब भी आप कुछ खर्चा कर रहे होंगे, उस खर्चे को बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन। अब देखिए बी, बी का मतलब क्या है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि किस रेट पर, किस दर से आप कंजप्शन कर रहे हो, अपना इनकम के अनुसार खर्चा बढ़ा रहे हो। यानी कि अगर आपकी इनकम 10 रुपए से बढ़ती है, 20 होती है, तो आपका खर्चा 5 से 15 हो जाता है। तो इनमें जो हम रेट निकालेंगे, जो रेट आएगा उसे क्या बोलेंगे? एमपीसी बोलेंगे। ठीक है। अब है आपका वाई, वाई का मतलब क्या है? नेशनल इनकम, यानी कि एक व्यक्ति की इनकम। तो आपने फॉर्मूला समझ लिया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 0.5 की क्या है? बी है, बी यानी कि एमपी सी है। यहाँ वाई क्या है? वाई आपकी इनकम है। और ये 100 क्या है? ये 100 आपका ऑटोनोमस कंजप्शन है। और ये सी क्या है? सी आपकी टोटल कंजप्शन है। ठीक है। अच्छा, डायग्राम कुछ ऐसे होता है सी का, सी बार का, सॉरी। देखिए सी बार और सी में देखिए मत होना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें देखना है आपको। ये सी बार नहीं है, ये जो ऊपर जा रहा है ये सी बार नहीं है, ये है सी बार, और ये है आपका सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन आपका सी से ड्राइव हुआ है। देखिए अब जो सेविंग क्या होती है? इनकम को दो रूप बढ़ा सकते हैं, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे। सेविंग का फंक्शन भी है, इसे बोलते हैं माइनस सी बार। शो करेंगे कुछ ऐसे, माइनस सी बार ऐसे शो करेंगे। ठीक है। माइनस सी बार प्लस वन माइनस बी। अब बच्चों वन माइनस बी, वन माइनस बी, वन माइनस
P इक्वल टू होता है एम पी एस, यानी कि 1 - MPC होता है MPS। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये सेविंग, आप अपनी इनकम बढ़ने पर कितनी सेविंग बढ़ा रहे हो, वो है आपका MPS। ठीक है, वो है आपका MPS। तो ये फॉर्मूला देख लो, इस फॉर्मूले को हम फिर सॉल्व करेंगे। अब डायग्राम देखते हैं। देखो, जैसे जैसे आपका कंजप्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। और एक जगह ऐसा आती है जहां पर आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर हो जाती है। ठीक है, और उस पॉइंट पे क्या होता है, उस पॉइंट पे आपकी सेविंग हो जाती है 0। ठीक है, ये डायग्राम शो कर रहा है ऐसे। अब देखेंगे ये फॉर्मूला। अब देखो, एपीसी का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एपीएस का मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और मार्जिनल का मतलब है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जहाँ मार्जिनल आ जाए वहां मतलब है एडिशनल इनकम से, किससे है, एडिशनल यूनिट से। कुछ भी एडिशनल इंक्रीज हो रहा है तो कितना कंजम्पशन एडिशनल इंक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ एवरेज का मतलब है औसत से, यानी कि एवरेज से, कि ओवरऑल कितना इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेम सेविंग के केस में है, सेम एमपीएस के केस में है। ठीक है, ये दोनों सेम केस और ये दोनों सेम केस, बस सेविंग और कंजम्पशन का फर्क है, कंजम्पशन और सेविंग का फर्क। ठीक है, अब देखते हैं, बोला गया है कि जो आपका एपीएस है वो नेगेटिव हो सकता है, आपका एमपीएस पॉजिटिव रहेगा, आपका एमपीसी पॉजिटिव रहेगा, और आपका एपीसी एक से कम हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपसे बोलता है गोल्डन रूल्स ऑफ प्रोपेंसिटी। कभी कभी आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये 1 के बराबर क्यों है। यहाँ बताया गया फॉर्मूले में कि जो एपीसी को अगर एपीएस से प्लस करेंगे तो 1 आएगा, एमपीसी को एमपीएस से प्लस करेंगे तो 1 आएगा। अब क्यों आएगा वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट शीट में, है ना। देखिए, तो देखिए, एपीसी प्लस एपीएस, एपीसी को हम लिखते हैं सी अपॉन में वाई, एपीएस को लिखते हैं एस अपॉन में वाई। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y कॉमन हो जाएगा, c प्लस एस हो जाएगा, और c प्लस एस क्या होता है, y होता है, और y से y काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1, और ये हो जाएगा 1। इसलिए बोलते हैं कि जो एपीएस इक्वेशन किस बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, सेम केस आता है आपका एमपीसी में। आपका एमपीसी वाला सब दिखाता हूँ कि जो आपका एमपीसी है और जो एमपीएस है, उनको प्लस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इक्वल टू 1। कैसे 1 होगा देखते हैं, चलो। बेस सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा, और डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस डेल्टा वाई के बराबर होता है, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट जाएगा, 1/1 आएगा, और 1 हो जाएगा दोबारा बराबर, यानी कि ये प्रॉब्लम दोबारा से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बच्चों डेल्टा इस ट्रायंगल का मतलब क्या है, चेंज। क्या मतलब है, चेंज। चेंज का मतलब है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ए एस इक्वल टू ए डी। अब देखेंगे ए एस इक्वल टू ए डी का मतलब क्या है, यहाँ पर बता रहा है आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक कंट्री में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ए एस ए डी अप्रोच से। अप्रोच 1 है ए एस इक्वल टू ए डी वाली। यहाँ पर आपका ए एस बराबर है किसके, ए डी के, यानी इस वाले पॉइंट पे क्या है, हम इक्विलिब्रियम में है ना। अब यहाँ पर देखा गया है, यहाँ पर जहाँ ई पॉइंट है वहां पर डिजायर्ड एक्सपेंडिचर परफेक्टली मैच करता है प्लांट आउटपुट से, यानी कि जो कंज्यूमर का प्लांट एक्सपेंडिचर वो मैच कर रहा है प्रोड्यूसर के प्लांट आउटपुट से। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो ए एस है वो ज्यादा हो जाता है एडी से, कभी कभी ए एस ज्यादा हो जाता है एडी से। तो इस केस में बनती है आपकी एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सेम अप्रोच आती है अप्रोच टू इक्विलिब्रियम के लिए, एस आई अप्रोच। ठीक है, एस आई में आपका जो सेविंग है और जो इन्वेस्टमेंट है जहां पर वो क्रॉस करते हैं वही क्या होता है, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताया गया है कि जो एस आई अप्रोच है वो एडीएस अप्रोच से मिलकर बनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एडी इक्वल टू ए एस था, एडी बना है सी प्लस आई से, ए एस बना है सी प्लस एस से। अब सी यहाँ सी कॉमन है, कर सकता है, तो आई इक्वल टू एस क्या हो जाएगा आपका अप्रोच, एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस बराबर है ना, ये मैंने प्रूव कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब देखिए के मल्टीप्लायर।
मल्टीप्लाई शो करता है नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेज रिलेटेड टू इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे इनकम कितनी बढ़ेगी, ये शो करता है आपका के, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखो बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। इनकम में कितना चेंज आया और इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, ठीक है। और वहीं पे इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है 1/1 - एमपीसी, और उसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है 1/एमपीएस। तो इन तीनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज कर लीजिए आप लोग, आपका के आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते ही तो कोई फॉर्मूला वो कोई एग्जांपल है, सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अब देखेंगे एक्सिस डिमांड। एक्सिस डिमांड है क्या? तो देखो एक्सिस डिमांड, जब आपका एडी जब आपका एडी क्या कर जाए आपसे, ज्यादा हो जाए आपके एएस से। जब आपका एडी ज्यादा हो जाए आपके एएस से, तो एक गैप बनता है, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। इस इन्फ्लेशनरी गैप शो करता है एक्सिस डिमांड को, कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो गई है, जिसके कारण प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है ना। अब इससे होता क्या है, इससे बनता है ट्रैप। क्या बनता है? ट्रैप। तो रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंस या नतीजा क्या आता है इससे? नतीजा ये आता है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आउटपुट की, वो कैन नॉट बी फिजिकली इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं की जा सकती। द एक्सिस प्रेशर ओनली फोर्स द जनरल प्राइस लेवल। यानी कि ये जो आपका एएस है वो अपनी फुल कैपेसिटी पे है, और एडी क्या है? फुल कैपेसिटी पे इससे ज्यादा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन की स्थिति बन जाएगी जब आपके गुड्स क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे डिमांड से। जब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो लोग प्राइस को बढ़ा देंगे ताकि उन्हें गुड्स मिल पाए किसी दूसरे व्यक्ति को मिलने से पहले, है ना। और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो वो बन जाएगा इन्फ्लेशन। क्या बन जाएगा? इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन बन जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। अब चीजें महंगी हो जाएंगी तो प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, प्रोडक्शन महंगा होगा तो और चीजें महंगी हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी ट्रैप में एक कंट्री फंस जाती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आती है डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड में एएस अपनी फुल कैपेसिटी पे क्या होता है, ज्यादा होता है किससे? आपके एडी से, जिससे बनता है एक डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है मंदी। मंदी यानी कि जब प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, मार्केट में डिमांड ही ना बचे, जो प्रोड्यूसर के पास में स्टॉक इकट्ठा हो जाए, उसका स्टॉक बिक ही ना पाए, है ना। ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो इसका नतीजा आता है अनवांटेड इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक क्या बन जाता है, प्रोड्यूसर के पास में इकट्ठा हो जाता है। प्रोड्यूसर को उन गुड्स को निकालना पड़ता है सस्ते दाम में, यानी लॉस को इंकर करके, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो मेजर्स हैं। पहले मेजर्स हैं आपके मॉनेटरी, दूसरे हैं आपके फिस्कल। फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स। ऐसी आपकी डेफिशिएंट डिमांड को, डिफ्लेशनरी गैप को सॉल्व करने के लिए भी दो मेजर हैं। पहला है आपका फिस्कल, दूसरे आपके मॉनेटरी, यानी ये नंबरिंग मैंने कर दी। अब यहाँ एक्सपेंशनरी का मतलब है बढ़ाना, और यहाँ कॉन्ट्रेक्शनरी का मतलब है घटाना, ठीक है। देखो जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कॉन्ट्रेक्शनरी मतलब कम करना। तो आपने पढ़ा था हमारे साथ में मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आपने पढ़े थे क्रेडिट कंट्रोल। क्या पढ़ी थी आपने? क्रेडिट कंट्रोल। इस चैप्टर में सेकंड यूनिट पढ़ा था आपने मनी एंड बैंकिंग में, जिसमें आपने रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, रेपो रेट, ओएमओ आपने पढ़ा था। अगर आप उन सबको घटा दोगे, अगर आप उन सबको घटा दोगे तो आपके पास में क्या होगा, आपके पास में जो आपने ओ एमओ पढ़ा था, उस ओ एमओ को अगर आप इंक्रीज कर दोगे, अगर आप उसके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दोगे, तो लोगों को लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, और लोग लोन लेना कम कर देंगे, उससे उनका खर्चा भी कम हो जाएगा। और खर्चा कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, और डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस जो ऊपर बढ़े हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो प्राइस लेवल वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पर आप फिस्कल पॉलिसी में देखें तो फिस्कल पॉलिसी में आती है गवर्नमेंट। क्या आती है? गवर्नमेंट। मॉनेटरी में आरबीआई के रूल है, और फिस्कल में गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट का रूल है वो है टैक्स और सब्सिडीज का। अगर गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कम करना है, महंगाई को कम करना है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज देना क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करेगी तो जो भी लेबर है उनकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होने से वो खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो
प्राइस लेवल जो हाइक हो रखे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाए, कम हो जाए। ऐसे ही आपका डेफिशिएंट डिमांड को सॉल्व करने के लिए भी क्या करना है आपको, सेम मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई वाले हैं और फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। ये मैं आरबीआई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। अगर आप इंटरेस्ट रेट यानी कि ओएमओ, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर को घटा देंगे तो इन पब्लिक के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा और वो खर्चा कर पाएंगे, और जब वो खर्चा कर पाएंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन की स्थिति सुधर जाएगी। सेम ऐसा यहाँ पर होगा आपका गवर्नमेंट एक्शन में, जब आप अपनी टैक्सेस को डिक्रीज कर देंगे, सब्सिडीज को इंक्रीज कर देंगे और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देंगे तो लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लोगों को बचत होगी, तो लोग अपनी इनकम को अलग तरीके से और ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे अदर चीजों में, जिससे कि डिमांड बढ़ेगी और जो डिफ्लेशन की स्थिति वो सुधर जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, हम देखेंगे गवर्नमेंट बजट है क्या। तो गवर्नमेंट बजट देखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि मीनिंग। तो मीनिंग है कुछ ऐसे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फिस्कल ईयर। तो देखिए यहाँ पे फिस्कल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि शो करती है एस्टिमेटेड रिसीप्ट को, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के, जो कि उसे आने वाले साल में होने वाला है। आने वाले साल कौन सा, फिस्कल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने वाला है। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट यानी कि इनफ्लोज, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि आउटफ्लोज। ठीक है, अब जो हमारा ट्विन गोल है बजट का वो है जीडीपी ग्रोथ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज करे बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड टैक्स रिबेट्स। और एलोकेशन रिसोर्सेज कहता है आपका बैलेंसिंग द परस्यूट ऑफ मार्केट प्रॉफिट विद नेसेसिटी ऑफ सोशल इक्विटी, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो लेकिन सोसाइटी का वेलफेयर भी हो। इस प्रकार से आपको अमाउंट को एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम को। फिर आपका आता है पब्लिक गुड्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, यानी कि मार्केट फेलियर, यानी कि फ्री मार्केट वोंट प्रोवाइड इनफ ऑफ दिस, यानी कि आपको पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करवाने के लिए फ्री मार्केट डिपेंडेंट नहीं रहना है, गवर्नमेंट को अपने कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जैसे डिफेंस के लिए, लॉ के लिए, ऑर्डर के लिए, है ना। इन सब के लिए गवर्नमेंट को बजट एलोकेट करना पड़ेगा ताकि ये सब काम कर पाए पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए। फिर आपका आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में आपका रिच एंड पुअर, आपको क्या करना है, रिच पर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना है, ठीक है, और पुअर को हेल्प करने किसके रूप में, बीपीएल, फूड, एलपीजी सब्सिडीज, इन सब के रूप में। ठीक है, अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है ये हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए अचीविंग बैलेंस रीजन एंड लेबर स्टेबिलिटी। अब बैलेंस रीजनल ग्रोथ, अब बैलेंस रीजनल ग्रोथ का मतलब है लिबरल टैक्स लॉज टू एस्टेब्लिश एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन बैकवर्ड रीजन्स। आपने देखा होगा बहुत से बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, वहां पर अचानक से डेवलपमेंट हो जाती है कई सालों के बाद, अब बहुत सी फैक्ट्री या फिर कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि उसको बनाया जाता है एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर क्या कहते हैं टैक्स रिबेट्स मिलती हैं। ठीक है, बहुत से बेनिफिट मिलता है अगर वहां पर जाके अपनी फैक्ट्री या कंपनी को खोलते हो। ठीक है, फिर आपको आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब मनरेगा जैसी जितनी स्कीम्स हैं उसके द्वारा जो भी गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशन जैसे ठीक करते हैं, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन गैप को ठीक करने का तरीका एसेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड, है ना, वही सेम चीज यहाँ पर करते हैं ये लोग फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। अब देखिए गवर्नमेंट बजट को बांटा गया है बजट रिसीट्स में, बजट एक्सपेंडिचर में, और बजट रिसीट्स को बांटा गया है रेवेन्यू रिसीट्स में और कैपिटल रिसीट्स में। बजट एक्सपेंडिचर को बांटा गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। देखिए अब यहाँ देखते हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स की मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है क्रिएट्स लायबिलिटी, रिड्यूस एसेट्स, यानी कि ऐसी रिसीट, ऐसी प्राप्तियां जो कि कोई भी लायबिलिटी क्रिएट ना करे गवर्नमेंट पे और ना ही कोई असेट्स क्रिएट करे, वो होंगी रेवेन्यू रिसीट्स। जैसे कि टैक्स रिसीट्स होती है और नॉन टैक्स होती है। ठीक है, अब टैक्स रिसीट्स में आता है इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। नॉन टैक्स में आता है फाइन्स, पीएसयू का प्रॉफिट, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड्स, ग्रांट्स, और एक और चीज आती है एस सीट, आती है एस सीट। इसका मतलब आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो।
आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। टैक्स को बांटा गया प्रोग्रेसिव में, रिग्रेसिव में, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जितनी जितनी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा उस इनकम पर। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि हैवियर रियल बर्डन ऑन द पुअर, जैसे जैसे इनकम घटेगी वैसे वैसे टैक्स भी घटता रहेगा, ठीक है। वहीं पर देखते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट बर्डन का नॉट बी शिफ्टेड, यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जाता है ना। इनकम टैक्स जो कमा रहा है उसी टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है, जैसे कि कोई कंपनी वस्तु बना रही है, उस पे जो टैक्स लगता है वो जीएसटी है, और वो जीएसटी वो इंक्लूड होती है प्राइस के अंदर। और वो प्राइस कौन पे करता है, वो प्राइस पे करता है कंज्यूमर, कस्टमर। तो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंपनी टैक्स को ट्रांसफर कर रही है कंज्यूमर पर, है ना, उसके बर्डन को। अब आपका आता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का मतलब है क्रिएट लाइबिलिटी, ऐसी रिसीट जिनसे आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, ऐसी रिसीट्स जिनसे आपकी असेट्स कम हो जाए, ठीक है। तो वो है बोरोइंग जो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करता है, डिसइन्वेस्टमेंट जिससे आपकी कंपनी यानी पीएसयू कम हो जाता है, यानी आपकी असेट्स कम हो जाती है। और तीसरे आपके रिकवरी ऑफ लोन, अगर आप लोन को रिकवरी कर लेते हो तो आपको पैसा तो मिलता है लेकिन आपकी एक असेट्स कम हो जाती है लोन की। नॉन प्लान एंड प्लान। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बजट एक्सपेंडिचर को दो भाग बांटा था, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कि रूटीन नेचर के होते हैं, किसके होते हैं, रूटीन नेचर के होते हैं, जिससे कोई असेट्स क्रिएट नहीं होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से होते हैं जो रूटीन नेचर के नहीं होते हैं, इनसे असेट्स क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे सैलरीज, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब रूटीन नेचर का है, ये सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वैसे ही आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो पास्ट लोन है उनकी पेमेंट कर रहे हो आप लोग, जिससे आपके लोन कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो रहा है, पेमेंट की लायबिलिटी कम हो रही है आपके ऊपर। और आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, ब्रिजेस, डैम्स, मेट्रो, वो सब क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक। अब देखिए रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, तो हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट। अब जब रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो हमें कैपिटल रिसीट्स का सहारा लेना पड़ेगा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, यानी कि बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, जिसे हम डिस सेविंग के रूप में भी जानते हैं। आगे देखते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए टोटल रिसीट से, लेकिन इसमें एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग्स को, बोरोइंग्स को हटा करके, ठीक है। अब ये बोरोइंग जो टोटल बोरोइंग है, अगर मान लीजिए अगर आपका खर्चा है 1000 और आपकी रिसीट है 200, तो ये जो 800 रुपए आया, ये 800 रुपए कहाँ से पूरा होगा, ये 800 पूरा होगा आपकी बोरोइंग से। तो ये जो गैप है ये शो करता है आपकी बोरोइंग, यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो शो करता है टोटल बोरोइंग, ठीक है। ये इंडिकेट करता है टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग नीडेड फ्रॉम दी ऑल सोर्सेज, यानी कि गवर्नमेंट को कितने उधार की जरूरत है। अब इससे कारण क्या होता है, इससे कारण नेशनल डेट डेट में फंस जाता है इंसान, इंसान नहीं, कंट्री फंस जाती है। क्राउड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है उनको पैसा नहीं मिल पाता मार्केट से, क्योंकि सारा पैसा कितने एब्जॉर्ब कर लिया है लोन के रूप में, गवर्नमेंट ने। और ट्रिगर करता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल को, यानी इन्फ्लेशनरी गैप को, और इंक्रीज करता है फ्यूचर इंटरेस्ट बर्डन को, है ना, भविष्य में इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटी को। आगे देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है फिस्कल डेफिसिट से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट रिवील करता है करंट ईयर की एक्चुअल बोरोइंग को, यानी कि इस साल आप कितनी बोरोइंग करने वाले हो, ठीक है। अब पास्ट इंटरेस्ट को आप क्या करते हो, हटा देते हो, जिससे कि आपकी करंट ईयर की बोरोइंग्स आ जाती है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप होते हैं, एक होता है सरप्लस बजट जिसमें आपका रिसीट ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर से। एक होता है बैलेंस बजट जिसमें आपकी रिसीट बराबर होती है एक्सपेंडिचर के। एक होता है आपका डेफिसिट बजट जिसमें आपकी रिसीट्स कम होती है एक्सपेंडिचर से, ठीक है। अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं आपके यूज टू क्योर इन्फ्लेशन, यानी कि ये बजट अप्लाई होता है जब आपको इन्फ्लेशन ठीक करना हो, ये बजट अप्लाई होता है जब आपको डिफ्लेशन ठीक करना हो, ये बजट आपकी स्पीड को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ये अप्लाई होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के बजट्स थे। आगे देखते हैं जीएसटी। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कि प्रमोट करता है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। अब वन मार्केट का मतलब यहाँ पर आपके पास में 3 या 4 मार्क्स का एक पीवाई की क्वेश्चन है जिसमें वो वन मार्केट की बात करता है। वन मार्केट में बोल करके वो आपसे इनडायरेक्टली जीएसटी के बारे में पूछना चाहता है कि इस जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज है वो एक कैसे हो गई। तो वो एक मार्केट ऐसे बन चुकी है क्योंकि वो सभी क्या करती हैं, वो सभी जीएसटी को फॉलो करती हैं, जिससे उनके प्राइस में टैक्सेस का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम एंड सम थ्योरी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है।
और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट 5 ओपन इकोनॉमी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस ऑफ मनी। अब देखेंगे प्राइस ऑफ मनी, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ मेन टॉपिक हमारा आज का फॉरेन एक्सचेंज। तो स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय अ कंट्री इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय अ कंट्री। एक कंट्री के पास में कितनी फॉरेन करेंसी है, उसके स्टॉक को ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर ए फॉरेन करेंसी। यानी कि वो रेट, वो परसेंटेज, वो दर जिससे एक फॉरेन करेंसी कन्वर्ट हो सकती है हमारे डोमेस्टिक करेंसी में, या फिर हमारी डोमेस्टिक करेंसी कन्वर्ट होती है हमारी फॉरेन करेंसी में। ठीक है। वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे कि अगर हमें $1 प्राप्त करना है तो हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी के 80 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये एक रेट है कि $1 किस बराबर है? 80 रुपए के बराबर है ना। अब देखते हैं मेजर इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन। यानी कि हम ये करते हैं, इसमें एक करेंसी को हम दूसरी करेंसी के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, मापते हैं। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। द एक्सचेंज रेट इज determined entirely by free play of supply and demand forces in the international market। यानी ऐसा एक्सचेंज रेट जो कि डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है किससे? फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन दी इंटरनेशनल मार्केट। देखो इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो डिमांड है और जो सप्लाई है, जहां ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या माना गया है? इनने एक्सचेंज रेट का पॉइंट माना है। ठीक, क्या माना है? एक्सचेंज रेट का पॉइंट माना है। यानी कि इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हमें मिल पाएगी फॉरेन करेंसी की हमारी डोमेस्टिक करेंसी के बदले में। ठीक है। अब इसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, फ्री एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो तीन नाम तो इसके यहाँ हो गए। ठीक है। और द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरवीन। और गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करती कि फ्री प्ले है डिमांड सप्लाई का। पॉइंट वेयर डिमांड इक्वल टू सप्लाई इज द पार रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि जहां पर डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाए वो क्या है? पार रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि चौथा नाम भी आ गया सामने। पार रेट का मतलब भी क्या है? इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम। ये रहा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, एफ का मतलब फॉरेन करेंसी है, डी एफ यानी कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, और ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम यानी पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब देखिए डिमांड के सोर्सेज, यानी कि जो हम फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं उसके कारण क्या है, सोर्स क्या है। तो उसके सोर्सेज कुछ ऐसे हैं। देखो पहला इंपोर्ट। अगर हमें इंपोर्ट करना है, बाहर कंट्री से परचेज करना है, तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, अगर हमें विदेशी लोन को पे करना है तो भी हमें विदेशी करेंसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, अगर हमें अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करनी तो भी हमें विदेशी करेंसी चाहिए। डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, अगर हमें विदेश में जाकर टूरिज्म करना है या कुछ परचेज करना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर हमें किसी को डोनेट करना है बाहर किसी कंट्री में तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। पेमेंट ऑफ इनकम, अगर हमें इनकम पेमेंट करनी है किसी को, या किसी को हमें वेजेस सैलरी कुछ भी देनी है बाहर कंट्री में अपनी कंट्री से, तो हमें से फॉरेन करेंसी में ही पे करना होगा। सेवंथ है स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। यानी कि आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो भी आपको फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना होगा बाहर कंट्री के एनएससी, एनएससी मतलब कि बाहर कंट्री के स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है। सोर्सेस, अब सप्लाई यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी कहाँ से? जाएगी तो हमने पढ़ लिया। अब आएगी कहाँ से? तो आएगी एक्सपोर्ट से। अगर हम बाहर कंट्री को अपने गुड्स सेल करेंगे तो वो हमें पेमेंट अपनी करेंसी में करेंगे। ठीक है। तब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम बाहर देश यानी कि अलग कंट्री से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है तो वही फॉरेन करेंसी के रूप में आएगी। और इन्वेस्टमेंट दो तरह से आती है, एक एफडीआई के रूप में, एक एफआईआई के रूप में। एफडीआई का मतलब होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर कंपनी खुल जाए, फैक्ट्री खुल जाए हमारी कंट्री में भारत देश की। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर की कंपनी फैक्ट्री तो नहीं खुलेगी हमारी कंट्री में, लेकिन कोई बाहर के व्यक्ति, बाहर विदेशी व्यक्ति हमारी कंपनी में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल के रूप में। फिर है डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारे यहाँ टूरिज्म करने आते हैं, फिर स्पेंडिंग करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो भी डायरेक्ट परचेज करते हैं, वो फॉरेन करेंसी के रूप में करते हैं। तो फॉरेन करेंसी है वो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर ली जाती है, इसका मतलब इंडिया में आ तो गई है ना। लोन्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से लोन लेते हैं तो वही फॉरेन करेंसी के रूप में आता है। ग्रांट्स एंड डोनेशन, अगर बाहर कंट्री से हमें ग्रांट्स मिलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, तो भी हमें फॉरेन करेंसी के रूप में मिलते हैं। इनकम रिसीट्स, इनकम रिसीट्स यानी कि जो हमें इनकम मिलती है बाहर कंट्री से, वो भी हमें फैक्ट्री इनकम जो मिलती है वो भी हमें फॉरेन करेंसी के रूप में ही मिलती है। रेमिटांसेस यानी कि जो व्यक्ति एनआरआई यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन तो है लेकिन इंडिया में रहते नहीं है, बाहर कंट्री में रहकर काम करते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं माता पिता को, उन्हें बोलते हैं रेमिटांसेस। तो वो भी फॉरेन करेंसी के रूप में ही भेजते हैं।
फिर है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी जो घरेलू करेंसी हमारी जो रुपया है उसकी कमी कैसे होती है, यानी कि उसकी वैल्यू में कमी कैसे आती है, यानी डेप्रिसिएट कैसे आता है, तो उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन कैसे आता है, यानी वैल्यू बढ़ती कैसे, वैल्यू घटती कैसे हमारी डोमेस्टिक करेंसी की। देखो, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिलेटेड टू फॉरेन करेंसी, अगर हमारी करेंसी क्या हो जाए, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन हो गया। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए फॉरेन करेंसी कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, एग्जांपल में देखो, पहले $1 60 में आ रहा था, अब $1 70 में आ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। पहले $1 ₹1 60 में आ रहा था, और अब $1 50 में आ रहा है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, हमें कम देना पड़ रहा है ना। तो ये कुछ डायग्राम में शो कर रखा है, इसे आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए इम्पैक्ट, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या है और एप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या है। देखो, डेप्रिसिएशन से होता क्या है कि आपका जो रुपया है वो बन जाता है चीपर, सस्ता डॉलर के मुकाबले, ठीक है, विदेशी करेंसी के मुकाबले। जिससे इंडियन गुड्स क्या बन जाते हैं, सस्ते बन जाते हैं, जिससे हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लोग हमसे ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन इसका घाटा ये होता है कि हमारे इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमें चीजें क्या होती है, महंगी मिलती है लोगों को। इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन से हमारा रुपया स्ट्रांग तो होता है डॉलर के मुकाबले, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो गुड्स है अब वो महंगे लगते हैं बाहर विदेशी लोगों को हमारे गुड्स, क्योंकि हमारी रुपया क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया है। अब जो हमारी इंपोर्ट है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें अब चीजें सस्ती लगती हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या हो गया है हमारा, स्ट्रांग हो गया है, एप्रिशिएट हो गया है हमारी डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, सॉरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट सेट एंड ऑफिशियली मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स किया गया एक्सचेंज रेट, उसे बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर यानी कि जरूरत किस चीज की है, कि गवर्नमेंट टू मेंटेन मैसिव स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू होल्ड द पैक पैक, यानी कि इक्विलिब्रियम या फिर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां पर आपकी टीएफ और एसएफ क्या है, बराबर है, यानी कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, एसएफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है, बराबर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर टर्म आती है डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन अलग चीज है, रिवैल्यूएशन एप्रिसिएशन अलग चीज है। ये दोनों आता है फ्लेक्सिबल के केस में, और ये दोनों आते हैं फिक्स्ड के केस में। ठीक है, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली लोअरिंग द डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू, यानी कि गवर्नमेंट को जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू घटाती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, और गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाती है कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है ऑफिशियली, ऑफिशियली यानी जानबूझकर, नोनली, है ना। अब देखेंगे मैनेज फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब डर्टी फ्लोटिंग भी होता है। डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट है वो तो मार्केट में फिक्स हो गया, जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्स से फिक्स हो गया, डिमांड सप्लाई से फिक्स हो गया, लेकिन हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है, उसमें कुछ छेड़छाड़ करती है। अगर आपका सप्लाई डिमांड पॉइंट यहाँ निर्धारित करता है, तो हमारी जो आरबीआई है वो पॉइंट को कहीं और निर्धारित करेगी, यानी कि वो अगर पॉइंट को कम करना चाहे तो यहाँ कर देगी, एक नई एसएफ के नई सप्लाई को बढ़ा करके पॉइंट को यहाँ बना देगी। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये नहीं होगा, हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का ये वाला होगा, जो कि हमारी आरबीआई ने जानबूझकर क्रिएट किया है। अब आरबीआई क्रिएट कैसे कर सकती है, वो कर सकती है बाय और सेल करके फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो जो आरबीआई के पास में रिजर्व होता है ना फॉरेन करेंसी का, क्यों होता है, ताकि वो जो पार रेट है, जो एक्सचेंज रेट है, उसको फ्लक्चुएट कर पाए, उसको चेंज कर पाए, उसको इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, ताकि वो बाहर की जितनी भी शॉकिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है, अचानक से गिरना बढ़ना, उससे हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, अब देखेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक साइड होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, कॉमर्स वाले जानती होंगे। देखो, बीओपी क्या है, बीओपी है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी कंट्री में रहने वाले लोगों की, कंपनी की ट्रांजैक्शन, बाहर देश के लोगों की कंपनी से ट्रांजैक्शन के बारे में जो भी एक साल में हुई है, उसका रिकॉर्ड ही क्या है, बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो डेबिट साइड में दिखाता है आउटफ्लो, पेमेंट, यानी विदेशों की पेमेंट गई है, और क्रेडिट साइड दिखाता है इनफ्लो, रिसीव्ड, यानी विदेश से कितना पेमेंट आया है, कितना पेमेंट आया है। अब देखिए, इसमें दो अकाउंट आते हैं, बीओपी में दो अकाउंट है। पहला है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन जिससे असेट्स और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक कंट्री के। ठीक है, इसमें भी तीन भाग है, पहला ट्रेड इन गुड्स, दूसरा ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रेड इन गुड्स को हम विजिबल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते हैं जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स इज नोन एज ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, वहीं पे ट्रेड इन सर्विसेज से हम इनविजिबल बोलते हैं, क्योंकि सर्विस दिखती नहीं है लेकिन प्रोवाइड कर जाते हैं, है ना, प्रोवाइड करवाई जाती है। अब देखो, नेट फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। अब देखो, नेट फैक्टर इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आ रहा है, यानी कि सैलरी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना। और नेट नॉन फैक्टर इनकम में आ रहा है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विस, टूरिज्म। ठीक है,
तो ये दोनों ही क्या है, सर्विस तो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस अलग है। ये फैक्टर इनकम के रूप में है, ये नॉन फैक्टर इनकम के रूप में है। अब देखिए ट्रांसफर पेमेंट। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या है, यूनिलेटरल, वन वे, यानी एक तरफा पेमेंट, ठीक है, जिसके बदले में कोई काम तो नहीं किया गया, ना कोई सर्विस दी गई है ना, ना कोई गुड्स दिए गए हैं, लेकिन फिर भी पेमेंट हो रही है, उसे बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, यूनिलेटरल पेमेंट और वन वे पेमेंट, ठीक है। गिफ्ट, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ठीक है। आगे आपका कैपिटल अकाउंट, सेकंड अकाउंट है। सेकंड अकाउंट मतलब क्या है, रिकॉर्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ असेट्स दैट ऑल्टर असेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री, यानी कि ऐसी कैश ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन जिससे क्या हो सकता है, असेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस चेंज होता है एक कंट्री का, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज होंगे असेट्स और लायबिलिटीज इन पेमेंट से, इन रिसीप्ट से। कैपिटल अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट है पहला पार्ट, दूसरा एक्सटर्नल बोरिंग है, तीसरा एक्सटर्नल असिस्टेंट है, यानी कि असिस्टेंट यानी कि सहायता, क्या है, सहायता, ठीक है, यानी कि हेल्प, पैसे के रूप में। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के रूप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, यानी एफडीआई, इक्विटी कैपिटल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में एफआईआई, जो पढ़ाया मैंने आपको पहले, है ना। और एक्सटर्नल बोरोइंग के रूप में कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेब्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। और एक्सटर्नल असिस्टेंट के रूप में गवर्नमेंट एड, एड यानी सहायता होता है, इंटर गवर्नमेंट लोन्स, मल्टीलेटरल बायलेटरल लोन्स, है ना। फिर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस करंट अकाउंट। देखो जो करंट अकाउंट है वो बड़ा पार्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक छोटा पार्ट यानी हिस्सा है, ठीक है। करंट अकाउंट में गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन सब आता है, और बीओटी में केवल विजिबल गुड्स आते हैं, यानी कि केवल ये वाला हिस्सा आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ये फोकस करता है ओनली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, ठीक है। फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, ओनली गुड्स, ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस यानी कि ब्रॉडर पिक्चर, इसमें दिखाता है आपको बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, साथ साथ नेट इनविजिबल्स यानी इनविजिबल्स में कितनी ट्रेड हुई वो भी दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक कंट्री कैन हैव ट्रेड डेफिसिट, एक कंट्री के पास में ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका करंट अकाउंट पॉजिटिव हो सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ नेट इनविजिबल्स, क्या पता ये ज्यादा हो जिससे कि उसकी नेगेटिविटी कैंसिल हो जाए, है ना। एग्जाम्पल के लिए -50 है और ये 100 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा, यानी कि पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए बीओपी, बीओपी इक्विलिब्रियम। अब बीओपी इक्विलिब्रियम की आइडेंटिटीज ये बताता है आपका बीओपी इक्विलिब्रियम कब होता है। बीओपी इक्विलिब्रियम कब होता है, जब उसका करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन क्या हो जाती है, इक्वल टू जीरो हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अबव द लाइन आइटम। अबव द लाइन आइटम यानी कि ऑटोनोमस आइटम, ये ट्रांजेक्शन होती है जो मेड की जाती है, बनाई जाती है इंडिपेंडेंटली बीओपी में, ताकि क्या हो, प्रॉफिट मोटिव हो पाए, है ना। यानी कि जो प्रॉफिट मोटिव से की गई एंट्रीज है अकाउंट्स में, वो है आपका ऑटोनोमस आइटम्स। डिटरमाइन वेदर बीओपी इज अ सरप्लस और डेफिसिट, है ना। और ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि जो बीओपी सरप्लस में है या डेफिसिट में। वहीं पर बिलो द लाइन आइटम यानी कि अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि बनाई जाती हैं अकाउंट्स में, क्रिएट की जाती है, ब्रिज द गैप बिटवीन डेफिसिट एंड सरप्लस, यानी कि ये तो डेफिसिट और सरप्लस को शो करता है, लेकिन ये एंट्री की जाती है ताकि डेफिसिट और सरप्लस को क्या कर सके, फिल कर सके या फिर रिड्यूस कर सके, है ना। मॉनेटरी अथॉरिटीज यानी कि आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, किस अकाउंट से, ऑफिशियल रिजर्व या फिर सेल्स परचेज से। एक अकाउंट बनता है आपका ओ आर ए, जिसकी फुल फॉर्म है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसमें आपका आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करता है, ताकि क्या हो सके, ताकि ये जो डेफिसिट और सरप्लस है ये ठीक हो सके, है ना। और ये एरर एंड ओमिशन इसी का एग्जांपल है, इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिया हुआ है आपको एग्जांपल में प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बीओपी का डेफिसिट है वो अलग है गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। बाय बाय।